हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरजे एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th की केमिस्ट्री। जी हां बच्चों, मैं लेके आ रहा हूं एक केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन की एक ऐसी सीरीज जहां पे हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में हर चैप्टर वाइज में यूज होने वाले जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और उनकी इक्वेशंस हैं। तो आज इस फर्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन होती क्या है और केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। जी हां बच्चों, फिर हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप हैं और फिर हर चैप्टर वाइज में जो भी हमारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं हम उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। जी हां बच्चों, याद रखिए, जब भी दो सब्सटेंस एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। कुछ लॉ का फॉलो होता है जिनको हम लोग, आपको पता ही है, केमिकल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं, जिसमें हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमारे एंटोनी लवोसियर ने दिया था और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो देखिए सीधी सी बात है, जैसे एग्जांपल हम बात करें, जैसे हमारे पास कोई भी दो सब्सटेंस है मिलकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं बच्चों, तो ये केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। और जो ये सब्सटेंस होते हैं इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये तो केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले जो सब्सटेंस है यानी रिएक्टेंट्स है और जो बनने वाला जो हमारा नया सब्सटेंस यानी प्रोडक्ट है, उनके अगर हम उनके फॉर्मूले, उनके सिंबल में रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करें तो वो हमारी केमिकल इक्वेशंस हो जाती हैं। हाँ बच्चों, और याद रखिएगा इस केमिकल रिएक्शन में जो जब ए और बी केमिकली रिएक्ट करते हैं तो नया जो सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है अपने रिएक्टेंट से एकदम डिफरेंट होती है। जी हाँ बच्चों, अब मैं आपको बात करता हूं जो केमिकल इक्वेशंस होती है वो दो टाइप में होती है, बैलेंस और अनबैलेंस। तो बच्चों देखो, आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लवोसियर जी ने कहा है कि जब भी दो सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट कर रहे होते हैं, एक नया सब्सटेंस फॉलो कर रहे होते हैं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करेगा। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जी हाँ बच्चों, जब नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम होते हैं तो ये बैलेंस कहलाती है और नहीं सेम होते हैं वो अनबैलेंस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में केवल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो आपको पता चल गया केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जी हाँ देखिए, और उससे पहले आपको मैं एक इस केमिकल रिएक्शंस में कहते हैं ना, केमिस्ट्री की जो बैकबोन होती है हमारी रिएक्शंस और उनकी इक्वेशंस होती है। तो इसके लिए आपको एक सबसे पहले जो काम करना है ये देखिए, जो सब आपके बोर्ड पे जो यहाँ पे मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज आ चुकी है आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और कैटायन एनायन की लिस्ट की फॉर्मूला कैसे बनते हैं और ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे केमिस्ट्री के चैप्टर के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी पहली, जी हाँ बच्चों, हम बात करते हैं हम अपने पहली केमिकल रिएक्शन की जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन। जी हाँ बच्चों, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। इसको कई लोग इसको बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन बोल दीजिए या इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल दीजिए, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस होते हैं रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, है ना, और एक केवल और केवल एक सब्सटेंस यानी एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन यानी एडिशन रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल की हम फॉर्मेट की बात करें, जैसे A + B गिव्स टू C, यहाँ देखिए, है ना, तो ये हमारी एडिशन रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वाटर का बनना, आपको पता है H2 + O2 दो कंबाइंड होता है तो हमारे पास वाटर बनता है। ठीक है बच्चों, H2+ बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का, तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारा एक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, 2 में आप देख लीजिए, सबको पता है जैसे मैग्नीशियम रिएक्शन वाली जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होती है तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये दोनों देखिए, यहाँ पे जब दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं और जो प्रोडक्ट होता है हमेशा हमारा एक होता है, 1 होता है, तो ऐसी रिएक्शंस हमेशा हमारी क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जी हाँ बच्चों, या एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना भी, क्योंकि कार्बन + ऑक्सीजन गिव्स टू CO2। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शंस बहुत ईजी थी। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ रिएक्शंस होती क्या है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। अगर केवल और केवल हमारे यहाँ सब्सटेंस, जैसे हमने बात की थी हाइड्रोजन + ऑक्सीजन, देखिए बच्चों हाइड्रोजन + ऑक्सीजन गिव्स टू वाटर, तो ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और उस रिएक्शन में यूज होने वाले जो भी हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उनके फॉर्मूला, उनके नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करना। जैसे हाइड्रोजन आपको पता है H2, ठीक है, ऑक्सीजन O2 गिव्स टू वाटर। तो हाँ बच्चों, ये देखिए ये केमिकल रिएक्शन है, ये उसकी इक्वेशंस है और उसकी स्टेट लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ गैस और हमारे यहाँ लिक्विड। ठीक है बच्चों,
कोई कंडीशंस होगी तो आप इस एरो के ऊपर लिखते हैं गिव्स टू होता है, ये LHS पार्ट होता है, ये RHS पार्ट होता है, ठीक है। इस समय अनबैलेंस है क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं केवल आपको टाइप ऑफ की बात कर रहा हूं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितनी होती हैं। चलिए, तो ये देखा कि ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, उसकी इक्वेशन है। इक्वेशन दो तरह की होती है, बैलेंस और अनबैलेंस, बट हर रिएक्शन को हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन फॉलो करती है कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनियो लेविसिन, इसलिए हम अनबैलेंस को बैलेंस करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शन। जी हाँ बच्चों, ये सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है। इसको हम लोग बोलते हैं, जी हाँ बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए, सेकेंड टाइप में हम बात करेंगे डीकंपोजिशन। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। बच्चों, डीकंपोजिशन ठीक कॉम्बिनेशन का उल्टा होती है। इसमें एक सब्सटेंस होता है, जो रिएक्टेंट्स होता है वो दो या दो से सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाता है। जी हाँ बच्चों, देखिए हमारे पास ए है, ठीक है। जब कोई एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, इसको डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आप खुद सोचिए, किसी भी सब्सटेंस को अगर ब्रेक करना होगा तो बाहर से जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे तो ब्रेक नहीं होगा। तो यस, यहाँ पे हमारी एनर्जी की जरूरत होती है बच्चों, ठीक है। डीकंपोजिशन में ये रिएक्टेंट है, हमारा ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो इस एनर्जी की बेसिस पर जो डीकंपोजिशन होती है वो तीन टाइप की होती है। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट होती है हमारी थर्मोलिसिस, ठीक है बच्चों। थर्मोलिसिस क्यों? जब ये एनर्जी जब हम हीट की वजह से किसी चीज को डिकम्पोज कर रहे हैं। दूसरा ये हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस ये कब होती है? जब हम इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हम किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हैं। और थर्ड हमारा होता है फोटोलिसिस। जी हाँ बच्चों, फोटो डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, जब हम लाइट की मदद से, लाइट एनर्जी की मदद से किसी चीज को डिकम्पोज कर रहे होते हैं। थर्मोलिसिस हीट के वजह से डिकम्पोज करना, इसको थर्मो डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक करंट से डिकम्पोज करना, और फोटोलिसिस यानी फोटो डिकम्पोजिशन लाइट की वजह से। तो ये डिकम्पोजिशन के तीन टाइप होते हैं कि आप उस चीज सब्सटेंस को, है ना, जो रिएक्टेंट है, किस एनर्जी, कौन सी एनर्जी देके आप उसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक कॉम्बिनेशन का उल्टा होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम बात कर लेते हैं, एक जैसे हमने बात की थी डिकम्पोजिशन में, पहली रिएक्शन हम देख लेते हैं। जी हाँ बच्चों, हम देख लेते हैं थर्मोलिसिस क्या होती है। ये देखिए थर्मोलिसिस, ठीक है। थर्मोलिसिस के अंदर मैंने क्या बताया था, हीट एनर्जी से हम किसी चीज को डिकम्पोज कर रहे हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जी हाँ बच्चों, लेड नाइट्रेट की हीटिंग। मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट होता है, और जब हम इसको हीट के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। क्यों होता है तो मैं आपको बताऊंगा भी। तो लेड ऑक्साइड बनता है, और जी हाँ बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। स्टेट लिखना मत भूलिएगा, यहाँ पे सॉलिड होता है, ये सॉलिड होती है, ये गैस होती है, और यहाँ पे गैस होती है। ये अनबैलेंस है, आप बैलेंस कर लीजिएगा, मैं आपको बैलेंस करके दे देता हूँ। यहाँ 4 का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। जो यहाँ ये देखिए, तो यहाँ लेड जो नाइट्रेट है, जी हाँ बच्चों, लेड नाइट्रेट, आप यहाँ पे उसका नाम भी लिखना है आपको, हीट की वजह से डिकम्पोज हो गया, ये लेड ऑक्साइड। जी हाँ बच्चों, ये येलो कलर का सब्सटेंस होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्राउन कलर की एक फ्यूम्स होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला एक केमिकल इक्वेशन में से एक है, ठीक है। ऐसे एक दो एग्जांपल और याद कर लीजिएगा। यहाँ लेड नाइट्रेट हीट की वजह से डिकम्पोज हो रहा है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमेशा ब्राउन कलर की है, और लेड से जो भी कंपाउंड होता है वो येलो कलर का होता है। तो यहाँ येलो रेसिड्यू बच रहा है, ठीक है। तो ये हमारा थर्मोलिसिस थी, डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। अगर यही डिकम्पोजिशन हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है, तो हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोलिसिस किसके वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ये देखिए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको पता है, जी हाँ बच्चों, एक एग्जाम्पल जो याद रखिए, वाटर। अगर वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, तो वो डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, डिकम्पोज हो गया, है ना। ये डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, बट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन बोलते हैं बच्चों। बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ बैलेंस करना है आपको। यहाँ दोनों ये गैस निकली, पहले स्टेट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहाँ जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, ठीक है, ठीक है। और आपको पता ही है, जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास 2 रो इलेक्ट्रोड होते हैं,
जो बैटरी के प्लस और माइनस से कनेक्ट होते हैं बच्चों, प्लस से कनेक्ट होने वाला जो होता है वो एनोड होता है, हाँ ना बच्चों, एनोड होता है। और यहाँ पे माइनस से करने वाला कैथोड होता है, ये याद रखिएगा। और कैथोड नेगेटिव है तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे जाएगी, हमारी कैथोड पे जाएगी। और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है नेगेटिव होती है, आपको पता है, तो एनोड पे हमारी ऑक्सीजन जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसकी तीसरी जो टाइप थी उसको हम बात कर लेते हैं। तीसरी टाइप थी हमारी इसमें फोटोलिसिस। जी हाँ बच्चों, फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन, जब हमारी लाइट, और ये उन सब्सटेंस का होता है जो थोड़े लाइट सेंसिटिव होते हैं। जैसे इसमें से एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता, फोटोसिंथेसिस होती क्या है। देखिए जब कोई भी डिकम्पोजिशन लाइट, तो हम इसमें से एग्जांपल लेते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड। जैसे हाँ ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है ना। देखिए एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो सिल्वर को बैलेंस करना है या 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट से बचा के कलर्ड बोतल में स्टोर करते हैं। जैसे इसका और AgBr भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, AgBr। दो तीन एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पे भी सनलाइट है, इसको भी हम लोग कलर्ड बोतल में स्टोर करते हैं क्योंकि ये भी डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, यहाँ बैलेंस कर लीजिएगा। ऐसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, यस बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H2O2, इसका भी सनलाइट की वजह से डिकम्पोज हो जाता है, वाटर में बदल जाता है, ठीक है, और गैस निकलती है। तो ये जो इसलिए अक्सर क्वेश्चन आता है कि कुछ सब्सटेंस को हम कलर्ड बोतल में क्यों स्टोर करते हैं, बिकॉज सनलाइट से बचा के रखना होता है, क्योंकि अगर वो जैसे सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है उसको फोटोलिसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिए। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर। जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट, हाँ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट या इसको सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, या कुछ बच्चे इसको यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। हाँ सब एक ही चीज़ है बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप ये देखिए इसमें होता क्या है। देखिए इसमें जो होता है ना, सबसे पहले आपको इस मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेनी है, ठीक है। ये जो रिएक्शंस होती है वो एक एलिमेंट, ठीक है, और एक कंपाउंड के बीच होती है। जैसे एलिमेंट को हमने ए ले लिया और कंपाउंड जो हमारा एक BC है। कंपाउंड आपको पता है कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है, ठीक है। एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। तो बच्चों ये रिएक्शंस तभी पॉसिबल होती है जो एलिमेंट है उस कंपाउंड में प्रेजेंट दूसरे मेटल से, जब ये मेटल इस कंपाउंड में प्रेजेंट मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में उस मेटल से ऊपर आएगा, तो ही यह रिएक्शन पॉसिबल है। इसको ये डिस्प्लेस कर देगा और खुद C के पास आ जाएगा AC और B अकेला बच जाएगा। जी हाँ बच्चों, अगर ये तभी पॉसिबल है व्हेन A इज मोर रिएक्टिव देन B। अगर A B से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ही ये इसको डिस्प्लेस करेगा, और इस रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए जैसे इसका एग्जांपल हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका कौन सा एग्जांपल हमारे लिए याद करने के लिए आसान हो जाएगा। तो आयरन और हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। तो आपको पता ही है जो आयरन है Fe है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, तो आराम से इसको डिस्प्लेस करेगा। ये देखिए प्लस और माइनस है यहाँ पे, तो ये आयरन जो होता है कॉपर की जगह पे आ जाएगा और उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो फेरस सल्फेट बचेगा और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर यहीं पर ये कॉपर होता और यहाँ पे FeSO4 होता तो क्या ये कॉपर इस आयरन को डिस्प्लेस कर पाता? तो जी हाँ, नहीं कर पाता, कभी नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ठीक है। तो है ना, इसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान रखना है कि हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को आराम से डिस्प्लेस करेगा। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, NaHCl। ये रिएक्शंस क्यों होती है? मेटल जब किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए इसको डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, बाद में आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, है ना, तो ये रिएक्शन भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सोडियम इज द मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों। इसमें बहुत यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स होंगे। जी हाँ बच्चों, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड AB है प्लस माइनस कैटायन एनायन, और दूसरा कंपाउंड अगर हमारे बात है CD है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक जो होता है ना, जैसे पहले कंपाउंड का जो आयंस होते हैं वो अपने आयन एक्सचेंज करते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसे इसका ये कैटायन है, इसके एनायन के पास आ जाएगा D के पास, और इसका जो कैटायन है दूसरे पहले वाले के एनायन के पास आ जाएगा। आयन एक्सचेंज, म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा बच्चों, AD बनेगा और यहाँ से क्या बनेगा, CB बनेगा। तो है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल है हमारे पास, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं डबल डिस्प्लेसमेंट दो टाइप की होती है। ये देखिए बच्चों,
पहला जो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ जी हाँ बच्चों, ये देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, अभी मैं बताऊंगा, होती डबल। और दूसरा इसी में होती है बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जी हाँ बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये दो रिएक्शंस दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट होती हैं। ये कई बच्चों को नहीं पता होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट के ही दो पार्ट होते हैं, दो टाइप समझ लीजिए, न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। मतलब पहला जो न्यूट्रलाइजेशन कब आती है, जब उन एक एसिड हो और दूसरा बेस हो, तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। ये समझ लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब में जब वाटर निकल रहा है ना, वाटर कब निकलेगा, एक एसिड और बेस, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन, और वाटर नहीं निकल रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, अनवांटेड, हमारे किसी काम का नहीं होता रिएक्शन में, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट आयन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल मैं बता देता हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ में आपका न्यूट्रलाइजेशन भी हो जाएगा और प्रेसिपिटेशन भी हो जाएगा। तो पहला हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में अपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। जी हाँ बच्चों, ये देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको इसका बता देता हूं। देखिए हमने ले लिया है HCl यानी एसिड ले ली है बच्चों, क्या ले ली है, एसिड, और हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया है बेस। जी हाँ बच्चों, एसिड को पता है सबको, एसिड के पास H+, ठीक है, केटायन एनायन, ये देखिए, और बेस के पास OH- हाइड्रोक्साइड है, तो H+ इसका OH- के पास जाएगा, इसका ये देखिए है ना, आयन एक्सचेंज हो रहे, तो है तो डबल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बनेगा, सॉल्ट NaCl, तो हमारा सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, और साथ में वाटर बनेगा बच्चों, है ना। ये डबल आयन एक्सचेंज हो गई। बट इस डबल डिस्प्लेसमेंट जब कंपाउंड एसिड और बेस होता है तो वाटर निकलता है, तो ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये थी, और भी एग्जांपल होंगे इसके। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन में, जी हाँ बच्चों, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस का रिएक्ट होना, एसिड H+ और बेस OH-। दूसरा एग्जांपल हम मतलब दूसरे हमारी रिएक्शन जो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट की, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जी हाँ बच्चों, प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शंस होती है उसको हम देख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देख लेते हैं बच्चों, होती क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट ही होती है, इसमें आयन एक्सचेंज होते हैं, कुछ नहीं। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो इसका हम बात कर रहे हैं, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या होता है, लेड नाइट्रेट होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये जब पोटेशियम आयोडाइड के, या पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने क्या कहा था, केमिकल इक्वेशन करनी है, लिखनी है, तो आपको ये फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। तो Pbi के पास आएगा, Pbi2 बनाएगा, ठीक है, और KNO3 बनेगा, ठीक है बच्चों, KNO3 बनेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन देखिए हम बैलेंस करेंगे, यहाँ 2, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। स्टेट लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे दोनों एक्वस मीडियम में होनी चाहिए। जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे लेड जो आएगा सॉलिड आएगा, और यहाँ पे जो ये नाइट्रेट जो आएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, वो भी एक्वस में आएगा। जी हाँ, ये गोल्डन येलो, आपको पता है लेड से रिलेटेड जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो येलो ही कलर के होते हैं, और ये प्रेसिपिट, डाउन एरो लिखेंगे, यहाँ प्रेसिपिटेट होता है। जी हाँ बच्चों, प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ देखिए लेड प्लस में होता है, नाइट्रेट माइनस में होता है, ये प्लस माइनस, लेड आएगा आयोडीन के पास, लेड आयोडाइड, पोटेशियम जाएगी नाइट्रेट के पास, है ना। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, बट प्रेसिपिटेट बन रहा है, वाटर नहीं बन रहा है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलेंगे। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का। जी हाँ, देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब हमारा NaCl से रिएक्ट करेगा बच्चों, तो देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे आयन एक्सचेंज, Ag चला जाएगा Cl के पास, AgCl बनेगा, डाउन एरो प्रेसिपिटेट होता है, सोडियम नाइट्रेट बनाएगा NO3, ठीक है। बैलेंस है रिएक्शन, जरूरत नहीं है, अगर होगी तो आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये प्रेसिपिटेशन होती है जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत आती है। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट अपनी ऑक्सीडेशन। जी हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चों, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, 3 कंडीशन याद रखिएगा, या तो हमारा ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, या रिमूव हो रही है हाइड्रोजन, या रिमूव हो रहा है, जी हाँ बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, हाइड्रोजन गैस का निकलना, या ऑक्सीजन गैस का ऐड होना, ये तीनों पॉइंट होते हैं एडिशन रिएक्शन के। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी एटम से कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल किसकी होगी, हाँ, इलेक्ट्रॉन की बेसिस पर भी आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या रिमूव हो रहा है, प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन गैस, या रिमूव हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए मैं एटम से कैटायन, पॉजिटिव आयन का बनना, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो ये प्रोसेस भी हमारा
ऑक्सीडेशन होता है। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के एग्जांपल आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपको बताएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये सब ऑक्सीडेशन के हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें रिडक्शन रिएक्शन की। जी हाँ बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन का जो हमारी डेली लाइफ में होता है, जैसे हम लोग रस्टिंग यानी कोरिजन और हमारी रेनिसिडिटी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, और रिडक्शन में क्या होता है, ऐड हो रहा है हाइड्रोजन या रिमूव हो रहा है हमारा ऑक्सीजन या ऐड हो रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ बच्चों, ठीक ऑक्सीडेशन का रिवर्स होता है, समझ लीजिए, ठीक है। अब जैसे इसका मतलब जैसे क्लोरीन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 28 से एक इलेक्ट्रॉन लेके ये स्टेबल होता है, एनायन बनाएगा। जी हाँ बच्चों, जो एनायन बनता है, नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहा है, वो एग्जाम्पल होते हैं रिडक्शन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। या अगर हाइड्रोजन भी ऐड हो रहे हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। इसका डेली लाइफ में सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा हाइड्रोजनेशन। जी हाँ, हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। तो ये एग्जांपल थे हमारे रिडक्शन के। और हाँ बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन हो रही है हमारी, या बच्चों रिडॉक्स, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बच्चों। क्यों होती है? ऐसी रिएक्शन जहां पर एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसे है ना, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जी देखिए, Zn, ठीक है, हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, जिंक के साथ कॉपर सल्फेट। अब देखिए बच्चों, है ना, अब हम यहाँ क्या बनेगा, ठीक है, ये रिएक्शंस क्यों होगी आपको पता ही है, जिंक सल्फेट बनेगा और यहाँ पे कॉपर बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए, जिंक ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन को ऐड किया, तो यहाँ पे ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का, और ठीक है, और कॉपर ने, है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये एग्जाम्पल होता है रिडक्शन का। अब ठीक है, ये देखिए, जिंक ने ऑक्सीजन को ऐड करके जिंक सल्फेट, ठीक है, और कॉपर ने, यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये रिडक्शन है। अब देखिए, यहाँ से सबसे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका रिडॉक्स का क्या फॉर्मेट होता है, मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। ए, इसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा, एक के पास ऑक्सीजन होगा, तो उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है पहले वाले के पास चला जाएगा और दूसरे से ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये ऊपर वाली हो गई हमारी ऑक्सीडेशन और नीचे वाली होगी रिडक्शन, तो ये होगी रिडॉक्स, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है, जिंक, तो यहाँ पे जिंक क्या था, क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है, तो जिंक हमारा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद को कर रहा है ऑक्सीडाइज, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस भी होगा। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। और कॉपर के पास यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये हमारा क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी हाँ बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और खुद को क्या कर लेते हैं? रिड्यूस, तो वो क्या होगा बच्चों? रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगा बच्चों। क्या होगा? रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये पूछा जाता है, तो ये याद रखिए। कभी भी हमेशा आपको रिएक्टेंट में देखना है, जिसके पास ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसके पास नहीं होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे और जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। अब अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे समझना चाहते हैं तो देखिए, मैंने क्या कहा था, जिंक जो था उसके पास ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, तो वो क्यों, वो ऑक्सीजन प्रोसेस था, तो क्यों हो रहा था? क्योंकि जिंक 2+ बनाएगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे उसके अंदर से, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, तो ये इसलिए ऑक्सीडेशन था। कॉपर के पास पहले से आयन प्रेजेंट था, तो वो क्या कर रहा था, वो कॉपर बना रहा था केवल, तो यहाँ पे क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तो ठीक है, क्योंकि स्टेबल हो रहा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे, तो ये वाला जो प्रोसेस था रिडक्शन और ये वाला ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ऐसी जब रिएक्शंस हो रही होती हैं जिसमें से हीट निकल रही होती है, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, और जिसमें हीट की जरूरत होती है तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसी, ठीक है। और कुछ एक होती है कंबसन रिएक्शन, जब कार्बन के कंपाउंड, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं मीथेन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, कंबसन रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए, कंबसन रिएक्शन कुछ नहीं है, रेस्पिरेशन वाली भी कंबसन रिएक्शन है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट और साथ में लाइट निकलती है, तो इसको कंबसन रिएक्शंस बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, बैलेंस कर लीजिएगा, ये कंबसन रिएक्शंस होती है। जो हमारी रेस्पिरेशन है वो भी हमारी कंबसन रिएक्शन में आती है, एनर्जी निकलती है। आप इसको एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हैं, आप इसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते थे। ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस और उनके टाइप्स क्या होते हैं।
तो ये इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान रखना है बच्चों। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा बच्चों। ऐसे ही मैं अगले हमारे रिएक्शन सीरीज में चैप्टर वाइज में वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पर हर चैप्टर केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होने वाली रिएक्शंस और उनकी इक्वेशंस देखेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।